मैं गौरव। और दोस्तों आज हम टॉपिक करेंगे कौटिल्य का सप्तांगिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेमेस्टर 3 एसओएल में आपका जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार की जो आपकी पुस्तक है, ये उसमें से टॉपिक है कौटिल्य का। जो उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार उन्होंने राज्य के बारे में बताया है और राजाओं के कर्तव्यों के बारे में किस प्रकार अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णन करा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आप साथ साथ इसे नोट भी करते रहिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बीए ऑनर्स के लिए भी और प्रोग्राम वालों के लिए भी जो पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं जिन्होंने, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आपका दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर में, और जो अभी आने वाले हैं दिसंबर में। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कौटिल्य का सप्तांगिक सिद्धांत, पहले कौटिल्य के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त या फिर हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी धनानंद को हराकर, मगध वंश को हराकर मगध पर शासन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारकों का जनक माना जाता है। उनका जन्म चौथी ईस्वी पूर्व मगध राज्य में हुआ था तथा उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य भी जानते थे उन्हें, लोग चाणक्य के नाम से भी जानते थे। उन्हें विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जी दोस्तों, ये वही अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। उनकी शिक्षा और दीक्षा जो थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी और यहीं वो अध्यापक भी बने थे, यानी वहीं के प्रोफेसर भी बने थे। एक बार क्या हुआ, वो नंद राजा जो थे, यानी जो धनानंद जो थे, नंद वंश के शासक, जो मगध के शासक थे, उन्होंने ना ब्राह्मण भोज आयोजित करा था और इन्हें भी आमंत्रित करा था। लेकिन वहां पे क्या करा उन्होंने, नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान करा। इसके चलते कौटिल्य ने नंद वंश को खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली और जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना सैन्य प्रशिक्षण दिया और उनको नंद वंश को हराने के लिए प्रशिक्षण दिया और बाद में उन्होंने नंदवंश के शासक का तख्ता पलट कर दिया। इसी के साथ ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी हुई और कौटिल्य ही थे सर्वप्रथम जो एक व्यवस्थित राज्य व्यवस्था का प्रचार कर रहे थे। उस समय उन्होंने विचार प्रदान करा था सबसे पहले भारत में अपनी पुस्तक के माध्यम से, जो थी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, ये तो था परिचय जो आपके पेपर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं कि देखना चाहे तो राज्य कैसे बना। देखिए, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत पर समर्थन दिया है। उनका कहना है कि राज्य में पहले मत्स्य न्याय था, जिसके चलते उस अवस्था, ये ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तब लोगों ने मनुष्य को, यानी मनुष्य नहीं, मनु, राजा मनु को अपना राजा चुना। जो राज्य के लोगों ने मनु को कर के रूप में अपना अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग दिया तथा पशु व्यापार का लगभग 50वां भाग देने का वचन करा। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके टॉपिक की तरफ। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। देखिए, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी शरीर के उपयुक्त 7 अंगों से उन्होंने, यानी उनको शारीरिक अंगों से जोड़ा है उन्होंने, और ये सब मिलकर ही राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं। राज्य केवल उसी दशा में अच्छे प्रकार कार्य कर सकता है जब ये 7 अंग परस्पर संयोग करेंगे। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग अगर प्रॉपर काम करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छे से काम करेगा। ऐसे ही कुछ राज्य के अंग होते हैं, उन अंगों को मिलाकर ही वो राज्य बनता है और उसी रूप से वो पूर्ण अवस्था में कार्य करता है, जो संतुलित रूप से चलता है। तो दोस्तों देखते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 सिद्धांत। उन्होंने एक तरीके से एक राज्य के 7 घोड़े, यानी जैसे एक रथ होता है उसको 7 घोड़े चलाते हैं, ऐसे ही राज्य को चलाने के लिए 7 अंग चाहिए। तो दोस्तों, उसमें से सबसे पहला अंग है स्वामी, यानी राजा, किंग, एम्परर। देखो, कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत स्वामी या राजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य का मानना है कि राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल का होना चाहिए, धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए उसकी, सत्यवादी होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, साथ साथ परिश्रमी भी होना चाहिए और उसमें तरह तरह के गुण भी होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा प्रेमी होना चाहिए, योग्य मंत्रियों को रखने में सक्षम होना चाहिए। भाई, कौटिल्य के अनुसार राजा में विवेक भी होना चाहिए, यानी धैर्य होना चाहिए उसके अंदर, और प्रत्येक परिस्थिति को देखकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको ये पहचान होनी चाहिए कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य ने उसके कुछ गुण बताए हैं। उसने 4 प्रकार के गुणों का वर्णन करा है। दोस्तों देखो, 4 गुण कैसे हैं।
भाई आकर्षण प्रकृति, उसके अंदर एक अट्रैक्टिव गुण होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, उसकी बुद्धि तेज होनी चाहिए, ठीक है, ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, साथ ही साथ उत्साह के गुण भी होने चाहिए, यानी वो हमेशा ही उत्साहपूर्ण रहे, साथ ही साथ आत्म संयम और भावना के गुण भी उसमें होने चाहिए। तो दोस्तों ये एक राजा के 4 गुण होते हैं जो उसको एक सक्षम राजा बनाते हैं। साथ ही साथ अब ये भी देखना जरूरी है कि राजा का कर्तव्य क्या बनता है अपनी प्रजा के लिए। भाई गुणों का वर्गीकरण राजत्व की सामान्य धारणा को पूरक बनाता है, जो लोगों की जबरदस्ती और अधीनता को विशेषता मतलब कि इसकी विशेषता को दर्शाता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि कुछ कर्तव्य भी है जो उसके होने चाहिए। 2 कर्तव्य बताए हैं, सुरक्षात्मक कर्तव्य और प्रोत्साहन कार्य। राजा अपनी प्रजा का स्वाभाविक संरक्षक होता है। कौटिल्य उससे निम्नलिखित सुरक्षात्मक कार्य करने की अपेक्षा करता है, जैसे कि वो कानून बनाए रखे, कानूनी व्यवस्था को जारी रखे, खतरों को टालने के लिए सक्षम हो, उसके निवारण करने के लिए सेना को आदेश दे, ठीक है, लोगों की शिकायतों को देखे, ठीक है, गलती करने वालों को दंड दे और निष्पक्ष रूप से पवित्र कानून का पालन करे, ठीक है। इस हिसाब से उसने कुछ सुरक्षात्मक कार्य अपनाए। इसी के साथ प्रोत्साहन कार्य भी है, जैसे कि उसके प्रोत्साहन कार्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, जैसे उसे अपने लोगों को नैतिक और भौतिक खुशी देनी पड़ेगी, कल्याण को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी जनता का कल्याण, उसे कल्याणकारी होना है। इसका मतलब ये है जनता की खुशी के लिए जितना हो सके उतना कार्य करे वो, ठीक है ना। जीवन में अपने स्वतंत्र प्रयासों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता रहे, एकजुट रहे, सद्गुण रहे, ठीक है ना। टैक्स वगैरह यानी कर, कृषि, उद्योग, कला को बढ़ावा दे, आजीविका को बढ़ावा दे, ताकि गांव शहर के लोग कारीगरी रूप में अपना कार्य कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार उसने 2 कार्यों का भी वर्णन कर दिया जो राजा के कर्तव्य हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि राजा और उसके कर्तव्य कैसे होने चाहिए। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा आमत्य। उस समय आमत्य कहा जाता था, संस्कृत भाषा का रूप है ये मंत्री को कहा जाता था। दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राजा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है आमत्य, मंत्री, जिसके बिना शासन चलाना तो कठिन होगा ही होगा। दोस्तों एक शासक के लिए उसका एक सहयोगी होना जरूरी है, जो उसको राज्य के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराए। ऐसे ही उनको कहा जाता है मंत्री। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अकेले तो सारे देश का काम नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्री बना रखी है, अलग अलग मंत्री गणों को बना रखा है। तो ऐसे ही उस जमाने में राजा के सहयोग के लिए एज ए सलाहकार, उनको एक सजेशन देने के लिए मंत्री भी चाहिए। तो इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आता है मंत्री। और मंत्री भी कैसे होने चाहिए, उनको शासन के बारे में जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को ही चुना जाना चाहिए। कौटिल्य ने यह भी सुझाव दिया कि राजा राज कार्य के संचालन के लिए अमात्य को परामर्श भी दे सकता है, और उनको नियुक्ति भी वही करेगा, यानी किसी मंत्री को क्या पद देना वो भी राजा ही तय करेगा, और किसको कब हटाना है, यानी किस पद से उसको छुटकारा दिलाना है, ये भी राजा ही तय करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा आमत्य का दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जनपद। देखिए एक राज्य के लिए यानी एक देश के लिए सबसे जरूरी चीज राजा हो गई, साथ ही साथ उसके सलाहकार भी हो गए जो शासन में मदद करेंगे, यानी आमत्य मंत्री। अब भाई किसी राजा को शासन करने के लिए जगह भी तो चाहिए, प्लेस, मतलब उसका राज्य कहाँ तक होगा, किस सीमा तक होगा, और सबसे बड़ी बात उस राज्य के अंदर लोग रहेंगे तभी तो वो शासन करेगा। अगर वहां पे जनता जनार्दन ही नहीं है यानी प्रजा नहीं है राजा की, तो राजा शासन किस पे करेगा, कल्याण किसका करेगा। तो ऐसे कौटिल्य ने राज्य का तीसरा अंग बताया है जनपद। जी दोस्तों, जनपद के अभाव में राज्य की तो कल्पना करना ही दूर की बात है। कौटिल्य ने कहा है कि जनता का और भूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है एक जनपद बनाने में। उनका कहना है कि जनता को स्वाभिमान भक्त होना चाहिए, नहीं राजा का सारा कहना मानने वाला, आज्ञा पालन करने वाले, करों को चुकाने वाली जनता होनी चाहिए, ठीक है ना, संपन्न होनी चाहिए वो। भूमि के संबंध में कौटिल्य का कहना है कि वन, तालाब, खाने, नदी, उपजाऊ मिट्टी, सैनिक, किले, पर्वत, पशु, पक्षी सब होने चाहिए इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जनपद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह आता है, कौटिल्य ने कहा है कि जनपद में कुछ आवश्यकताएं भी होनी चाहिए, यानी कुछ लोगों के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे वो फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, जैसे लोगों को समायोजित करना, उनका समर्थन करना, यानी हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहना। शत्रुओं से राज्य की रक्षा, भाई शत्रु से रक्षा करोगे तभी तो राज्य सफल रहेगा। लोगों का व्यवसाय खोजना, यानी लोगों को जितना हो सके एम्पावर करने के लिए उनको व्यवसाय देना, यानी उनको रोजगार उपलब्ध कराना। प्रबंधनीय पड़ोसी हो, यानी आसपास के जो पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हो, राज्य हो। चारागाह उपलब्ध हो, जो जानवर पालते हैं उनके लिए चारागाह उपलब्ध हो वहां पे। कृषि योग्य भूमि हो, खदानें हो, जंगल हो। साथ ही साथ आंतरिक संचार, नदियां,
तथा सड़कें समुद्री तक सारा निकास प्रदान करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ चौथा पॉइंट हम कर लेते हैं, दुर्ग। देखिए दुर्ग का मतलब हो गया रक्षात्मक कवच, एक तरीके से किलाबंदी, चारों तरफ से किला बनाना। देखिए कौटिल्य ने कहा है राज्य के लिए दुर्ग बहुत जरूरी है, जितनी जनता, भूमि और राजा जरूरी है उतना दुर्ग भी जरूरी है। कौटिल्य के अनुसार आक्रमण करने की दृष्टि से और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दुर्ग मजबूत तथा सुरक्षित होने भी चाहिए, जिनमें भोजन, पानी, गोला बारूद सब चीज उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अपने राज्य की सुरक्षा की जाए और यहाँ पे सैन्य लोगों को तैनात किया जाए। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। सबसे पहला है ओदक दुर्ग, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए, नदी, तालाब, कुछ भी पानी होना चाहिए। दूसरा है पार्वत दुर्ग, यानी पार्वत दुर्ग का मतलब है चारों तरफ से पर्वत यानी पत्थरों की दीवारें या नेचुरल पत्थर, प्राकृतिक पत्थर यानी पर्वत भी होने चाहिए। इसके अलावा धानवन दुर्ग होना चाहिए, यानी आसपास मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए, ताकि दुश्मन सेना आसानी से पकड़ ना बना सके, क्योंकि आसपास ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वो वहां टिकी नहीं पाएंगे। या फिर चौथा दुर्ग होना चाहिए वन दुर्ग, चारों तरफ से दलदली या कांटेदार झाड़ियों जंगल से घिरा हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। नोट रखना, बहुत आसान टॉपिक है। अगला टॉपिक आता है कोष, जी खजाना। हमने अभी तक 4 पॉइंट देख लिए। राजा जरूरी है, राजा के सहयोग के लिए मंत्री जरूरी है, इसके साथ साथ जनपद जरूरी है और सुरक्षा के लिए दुर्ग। अब बात कर लेते हैं राज्य चलेगा कैसे, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, धन दौलत संपदा भी तो चाहिए, तो ऐसे में कोष आ जाता है। देखिए कौटिल्य ने कोष को भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना, इसके बिना चल ही नहीं सकता कोई राज्य। ये इसकी एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है, इकोनॉमिकल बोन की तरह काम करता है। देखिए कोष राज्य की समस्त गतिविधियों का आधार है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने कोष में निरंतर वृद्धि भी करनी पड़ेगी, तभी तो ताकतवर बनेगा। वो क्या करता है, कृषकों से तो 6वां भाग लेता है उपज का, व्यापारियों से 10वां भाग लेता है, पशु व्यापार से लगभग 50वां भाग लेता है, सोना आदि का कर का रूप में भी ले लेता है वो। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपना धन अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, अब कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में एक बात और उन्होंने मेंशन करी है कि राजा को जो टैक्स लेना है ना, जनता से जो कर लेना है, वो वैध रूप से होना चाहिए, यानी लीगल तरीके से होना चाहिए, इलीगल नहीं। तो कैसे, जैसे भूमि कर, ठीक है ना, बाजार की वस्तुओं पे लगाए गए कर यानी बिक्री कर, आयात निर्यात का कर और विविध प्रकार के जो कर होते हैं, जैसे मेले का कर हो गया, या कोई त्योहार या त्योहार के समय कोई आयोजन होता है उसके समय का टैक्स हो गया, लेकिन कोई भी इलीगल अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार कोष भी हमारा 5वां पॉइंट हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, दंड व्यवस्था यानी सेना। सुरक्षा के लिए सेना भी तो जरूरी है, यदि राज्य के अंदर दंड व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे चलेगा। कौटिल्य ने दंड को राजा का अपना उल्लेखनीय प्रकृति माना है। दंड से मतलब है सेना। उनके अनुसार दंड राज्य की संप्रभुता को प्रदर्शित करता है, ताकत को दिखाता है, सीधी सी बात है। सेना, गुप्तचर विभाग, पुलिस और न्याय व्यवस्था एक साथ इसमें प्रकट हो जाती है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना बहुत जरूरी है भाई। राजा के पास अगर अच्छी सेना होगी तो सीधी सी बात है वो अपने सभी शत्रुओं को हरा देगा। तो सेना होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और सेना में भर्ती के लिए भी वीर सैनिक होने चाहिए। ये नहीं किसी भी लुल्लू पुल्लू को ले ले। अच्छे सैनिकों की भर्ती के माध्यम से ही अपनी सेना को आप अच्छी तरीके से चला सकते हो। उसमें गुप्तचर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अंतिम टॉपिक की तरफ, मित्र। दोस्तों दोस्त बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। बिना दोस्ती के तो आजकल कुछ नहीं है, आप अकेले पड़ जाओगे। अगर आपके राजा के साथ साथ मंत्री हैं, जनपद भी है, दुर्ग भी है, सेना भी है, तो भाई मित्र भी होना जरूरी है, यानी आपके फ्रेंड्स भी होने जरूरी है जो आपको मुसीबत के समय सहायता दे सकें। भाई सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने कहा राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता रखनी चाहिए। जैसे आजकल हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाते हैं। इंडिया का जैसे बहुत ही अच्छा दोस्त है रशिया आज के समय पे, तो उस जमाने में भी इन्होंने कहा था कि डिप्लोमेटिक तरीके से पड़ोसी देशों से हमें अपने अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी ली जा सकती है। मित्र वंश परंपरागत और विश्वसनीय होते हैं और हितैषी भी होते हैं आपके सहायता करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य ने कहा है कि मित्र बनाने से पहले राजा को उसे परखना भी चाहिए, कहीं वो धोखा ना दे दे उसे, कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र ना बना ले जो बाद में उसी के पीठ पे खंजर भोंक दे।
दोस्तों एक चीज और, कौटिल्य ने दो प्रकार के मित्र बताए। एक होता है प्राकृतिक मित्र, जो राजा का सच्चा और प्रारंभिक मित्र होता है, जो बिना किसी लालच से वो उसका मित्र बना रहता है। जबकि एक होता है कृत्रिम मित्र। ठीक है, कृत्रिम मित्र का मतलब होता है एक तरीके से आर्टिफिशियल मित्र, जो जरूरत पड़ने के लिए मित्र बनता है। जैसे कि राजा को कभी जरूरत पड़ रही है किसी से लड़ने के लिए, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जो दुश्मन आपका है उससे लड़ने के लिए उसके दुश्मन को दोस्त बना लेना, ये भी एक टेक्निक बताई गई है इन्होंने, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में, जो अपनी पुस्तक में बताई है अर्थशास्त्र में। दोस्तों साथ ही साथ अंतिम समय में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की कुछ आलोचना भी दी गई, यानी कुछ इसके अंदर एक तरीके से क्रिटिकल फैक्ट है, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से हमें राज्य के शरीर का सिद्धांत का आभास तो है। आलोचकों का कहना है राज्य को एक शरीर मानना उचित नहीं है, क्योंकि शरीर का संचालन अलग होता है, राज्य का संचालन अलग है। दूसरी तरफ कौटिल्य ने दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को राज्य का अंग माना है। यह बात सच है कि सबके लिए यह आवश्यक है, परंतु राज्य का आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा है कि राज्य में सेना पाई जाती है, उस पर बल दिया जाता है, किंतु सेना के अभाव में राज्य का अस्तित्व ही नहीं है भैया। फिर तीसरे तरीके के आलोचक कह रहे हैं कि संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग आधुनिक राज्य के अंग हैं, परंतु कौटिल्य ने कहीं भी इनका स्पष्ट वर्णन करा ही नहीं, ना तो सरकार बताया ना भूभाग। देखिए दोस्तों, आलोचकों का बात ये कहीं नहीं जाना सही है, बट उस समय सरकार तो थी नहीं ना। हाँ, जनसंख्या भूभाग के बारे में भी बात रखी है उन्होंने अपने जनपद में। चौथा पॉइंट ये आता है कि कौटिल्य ने जो अपना प्रतिपादित करा ना सप्तांगिक सिद्धांत, वो राजतंत्रात्मक है, लेकिन वर्तमान में तो प्रजातंत्र है। तो देखा जाए तो जो आलोचना की गई है वो आधुनिक कालिक जो विचारक है, राजनीतिक विचारक, उन्होंने ही आलोचना करी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक हो जाता है, जिसमें हमने वर्णन करा है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके ये पेपर में ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ इसको तैयारी करिए इस क्वेश्चन की, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा होगा। तो दोस्तों अगले ही ऐसे वीडियो मिलते हैं, आपके लिए एक टॉपिक और लेके आऊँगा मैं ऐसे ही। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।